Namaste students, myself Dr. Komal Rathod, Assistant Professor, Department of Kamal Bhatia, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today is 19 September 2023. Today the lecture of epilepsy, we will discuss about what is epilepsy. Epilepsy जिसे कि आयुर्वेद में बालापस्मार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम कौमार भृत्य सब्जेक्ट में हैं, इसीलिए हम नॉर्मल अपस्मार ना पढ़कर बाल अपस्मार के बारे में जानेंगे, जिसकी कि मैं आज आपको मॉडर्न बताऊंगी। वो आयुर्वेद में बालापस्मार के नाम से जानी जाती है, लेकिन मॉडर्न में इसे एपिलेप्सी के ही नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद की बात करें तो एपिलेप्सी जो अगर बच्चों में पाई जाती है तो बालापस्मार है। आयुर्वेद के कौमार भृत्य सब्जेक्ट की काश्यप संहिता के अंदर बालापस्मार को आचार्य काश्यप ने या तो बालापस्मार से कंपेयर किया है या फिर बाल ग्रह के स्कंद अपस्मार जो टॉपिक है उसके अंदर एपिलेप्सी के सिम्टम्स से बाल अपस्मार को कोरिलेट किया है। तो हमें पहले बाल अपस्मार को जानने से पहले हम यहाँ पे एपिलेप्सी के साइन एंड सिम्टम्स, पैथोलॉजी एंड इटियोजेनेसिस को समझते हुए हम बाल अपस्मार से इसको कंपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम एपिलेप्सी से। तो एपिलेप्सी जो होती है, एपिलेप्सी जो है, इसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे बता रखा है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स कि इसमें हम क्या क्या टर्म्स यूज़ करेंगे। एपिलेप्सी जो है वो कैसे स्टार्ट होती है, एपिलेप्सी होने के क्या क्या कारण हैं। तो एपिलेप्सी की सबसे पहले टर्म्स जो यूज़ होती है वो हम जानेंगे। फिर हम सीजर्स और एपिलेप्सी का रिलेशन पहचानेंगे कि सीजर्स क्या है और एपिलेप्सी क्या है। एपिलेप्सी के अंदर जो सीजर्स आते हैं वो क्या कॉमन है उनमें, और अदर सीजर्स जो डिजीज़ में आते हैं उनके अंदर। इसके बाद में हम देखेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस और उसका मैनेजमेंट, एंड देन उसके बाद में फेब्राइल सीजर्स को जानते हैं और हम इसके मैनेजमेंट को समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टर्म्स देखते हैं जो एपिलेप्सी के अंदर फील की जाती है, जानी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स। सबसे पहले है टॉनिक। एपिलेप्सी की जब एपिलेप्सी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ तब आपको ये टर्म समझ में आएगी कि एपिलेप्सी जो है वो दो प्रकार की होती है, या तो उसमें पार्शियली ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर जनरलाइज फॉर्म हो, यानी कि इसमें पूरा ब्रेन के दोनों सेरिब्रल पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो इस प्रकार एपिलेप्सी टू टाइप की होगी, पार्शियल एपिलेप्सी और जनरलाइज एपिलेप्सी। तो पार्शियल एपिलेप्सी की भी दो फॉर्म है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सिंपल फॉर्म के अंदर जो होता है आपको जो बच्चे हैं उनकी कॉन्शियसनेस है उसमें इम्पेयरमेंट बहुत कम मिलता है। मतलब कि ब्रेन का अगर एक पार्ट है जो कि जिसके न्यूरॉन्स अफेक्टेड हुए हैं तो उसका जो है एक ही पार्ट अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके शरीर में एपिलेप्सी के सिम्टम्स तो आएंगे, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत कम मात्रा में अफेक्टेड होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, अगर जनरलाइज फॉर्म की, तो जनरलाइज फॉर्म में क्योंकि पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है तो पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होने की वजह से वहाँ पे कॉन्शियसनेस पेशेंट को होती ही नहीं है। ठीक है, तो जो जनरलाइज फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर दोनों ब्रेन के दोनों पार्ट इन्वॉल्व हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे जनरलाइज एपिलेप्सी। अब उसके अंदर पेशेंट को टॉनिक, एटॉनिक, क्लॉनिक, मायोक्लॉनिक, ऑरा और ऑटोमेटिज्म जैसी टर्म्स या जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। टॉनिक कन्वर्जन्स के अंदर क्या होता है कि पेशेंट की टोन यानी कि मसल टोन, पेशेंट की टोन और रिजिडिटी, जिसको क्या हम बोल सकते हैं कि पेशेंट स्टिफ हो जाता है, तो वो टॉनिक एपिलेप्सी होगी। एटॉनिक के अंदर उसके मूवमेंट जो होंगे वो कम हो जाएंगे, लेक ऑफ मूवमेंट, इसको हम फ्लैसिडिटी भी बोलते हैं। क्लॉनिक के अंदर क्या होगा, पेशेंट की मसल्स के अंदर रिदम आ जाएगी, पेशेंट जो है वो ऐसे कन्वर्जेंस फॉर्म में आ जाएगा। तो क्लॉनिक फॉर्म जो है वो जो है उसे हम कन्वर्जन फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें लिखा है कि रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। फिर मायोक्लॉनिक फॉर्म है। मायोक्लॉनिक के अंदर जैसे कि मायोक्लॉनिक, मायो मीन्स मसल्स, क्लॉनिक मतलब कि कन्वर्जेंस, कि पेशेंट के अंदर जो है उसकी मसल्स में बार बार कन्वर्जेंस आते हैं तो मसल्स ट्विचिंग होती है। मसल्स जो कि ग्रुप ऑफ बंडल्स है मसल्स की, उसके अंदर ट्विचिंग आएगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में जर्क फील होंगे, तो इसे हम कन्वर्जेंस फॉर्म ही कहेंगे। तो मायोक्लॉनिक फॉर्म ये हो जाती है। एक होता है ऑरा। ऑरा में क्या होता है कि
परसेप्चुअल एंड डिस्टर्बेंस बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सीजर। अगर एपिलेप्सी के किसी भी पेशेंट्स को सीजर्स आने वाले हैं तो उससे पहले उसे पूर्वाभास होता है। पूर्वाभास जो है उसी को हम यहाँ पे ऑरा शब्द से डिनोट कर रहे हैं कि ऑरा में हमें पेशेंट को एपिलेप्सी आने से पहले उसे या तो उसके मसल्स में जर्किंग आएगी या फिर उसका सिर शुल रहेगा, उसको सर दर्द हेडेक वगैरह बनी रहती है, स्मेल में उसकी गड़बड़ हो जाती है या फिर उसके डाइजेशन प्रॉपर नहीं रह पाता। तो ये फॉर्म हमें ऑरा के रूप में पेशेंट की हिस्ट्री लेते तब हमें पता चलती है। एक होती है ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेटेड इनवॉल्यूंटरी मसल्स सच एज च्यूइंग एंड लिप स्मैकिंग। मतलब अगर पेशेंट को एपिलेप्सी के कन्वर्जन्स आ गए हैं, एपिलेप्सी का अटैक हो चुका है, तो पेशेंट्स इतनी ज़्यादा मात्रा में बॉडी उसकी स्टिफ हो जाएगी कि वो क्या करेगा, अपने दांतों को ऐसे कस के दबा लेगा, उसके होठों को वो खुद ही बाइट कर लेता है, उसकी टंग जो है उसके दांतों के बीच में आ जाती है। तो ये ऑटोमेटिज्म जैसे इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इटियोलॉजी की बात करें तो 60% जो डॉक्टर्स हैं, मॉडर्न साइंस है, वो कहती है कि एपिलेप्सी जो है वो इडियोपैथिक होती है। जेनेटिकली बात करें तो एपिलेप्सी ड्यू टू सिंगल जीन डिफेक्ट इज़ रेयर, मोर ऑफन एन इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल लाइक गाबा रिसेप्टर मीन्स गाबा इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर। इफ़ अगर जीन कोडिंग जो है गाबा रिसेप्टर की वो गड़बड़ हो जाएगी तो गाबा रिसेप्टर जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर इनहिबिटरी रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब न्यूरॉन्स जब एक्साइटेटरी फॉर्म में होते हैं तो गाबा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो इनहिबिटरी फॉर्म होती है उनकी, तो ये इनहिबिट नहीं कर पाता है, तो न्यूरॉन्स एक्साइटेटरी फॉर्म में ही रहते हैं और एक्साइटेटरी फॉर्म में रहने से ही बॉडी में सीजर्स आते हैं लगातार। तो गाबा में अगर जीन कोडिंग अगर इसकी थोड़ी सी भी एरर वाली होगी, अगर उसमें कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे तो पेशेंट को एपिलेप्सी जीन टू जीन ट्रांसफ़र होते हुए फैमिली टू फैमिली इसकी जेनेटिक्स हमें मिलती है। इसमें आगे बात करें इसकी कि अगर न्यू और ऑनसेंट एपिलेप्सी है वो बहुत सारे टाइप की हो सकती है, जैसे कि किसी को किसी ड्रग्स की वजह से एपिलेप्सी के सीजर्स आ रहे हैं, तो अगर वो ड्रग अगर हम हटा देते हैं या ड्रग अगर हम बंद कर दें तो भी वो उसके लिए एंटी कन्वर्जेंट का काम करेगी। अगर किसी को हेड ट्रॉमा हो गया है, हेड किसी की ब्रेन में लग गई तो उसको पार्शियली या जनरलाइज सीजर्स एपिलेप्सी देखने को मिलते हैं। इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, चाहे वो नेटल फॉर्म में हो या प्री नेटल फॉर्म में बेबी को मिला हो, तो भी उसको एपिलेप्सी के सीजर्स आते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक्स मिलते हैं पेशेंट में, अगर कोई भी इस्चेमिक स्ट्रोक हो या इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो तो भी पेशेंट के अंदर एपिलेप्सी पाई जाती है। अगर मेटाबॉलिक फैक्टर्स की बात करें हम, मेटाबॉलिक फैक्टर्स के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और हाइपोक्सिया, इसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है पेशेंट्स में। अब ये तो थे उसके दूसरे फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड मतलब कि अगर जन्मजात या फिर एक्वायर्ड ही हो सकता है कि जन्म के बाद अगर पेशेंट कुछ ऐसा हो, जैसे कि हेड इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी में मैंने आपको बता दिया किसी प्रकार का ट्रॉमा या हेड इंजरी अगर पेशेंट को होती है तो उसे एपिलेप्सी के सीजर्स आएंगे। ब्रेन ट्यूमर्स इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से ब्रेन के पार्शियली उसको एपिलेप्सी आ सकती है। स्ट्रोक, 35 साल के बाद अगर स्ट्रोक होता है तो किसी भी प्रकार के स्ट्रोक से ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग होगी और ब्रेन का एक एरिया डेड हो जाएगा। प्रीवियस इन्फेक्शन, बर्थ डिफेक्ट लाइक एबनॉर्मल अगर किसी की ब्रेन स्ट्रक्चर है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी एपिलेप्सी पेशेंट में मिलती है। अब कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कन्वर्जेंस इन नियोनेट्स, बच्चों में मैं बात कर चुकी हूँ। आपके यहाँ पे हिमोलाइटिक डिसऑर्डर्स के अलावा भी CNS इन्फेक्शन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेमिया एंड अगर ये सब हो रहे हैं तो हम इसके कन्वर्जेंस को ट्रीट करने के लिए फिनोबार्बिटॉल का यूज़ करते हैं। फिनोबार्बिटॉल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग फॉर एपिलेप्सी और एनी काइंड ऑफ कन्वर्जेंस। इसके अलावा अगर हम इसकी फिजियोलॉजी पे ध्यान दें, जैसे कि मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरो हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से एपिलेप्सी होती है, बिकॉज ब्रेन फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर नहीं ढंग से प्रॉपर प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स को क्रॉस कर रहे हैं और
अगर सिर्फ एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स ही वर्क कर रहे हैं, इनिबिटरी नहीं काम कर रहे हैं, तो एपिलेप्सी के सीजर्स पेशेंट को देखने को मिलते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में बताया है अ बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनिबिशंस इज एसेंशियल फॉर न्यूबॉर्न्स ब्रेन फंक्शन। Seizures result as a sudden imbalance occur between the excitatory and inhibitory forces in the network of cortical neurons in favor of sudden onset net excitations। मीन्स कि अगर एक्साइटेटरी न्यूरॉन जो कि ग्लूटामेट की वजह से होते हैं, अगर वो कंटिन्यू मिलते जाते हैं और इनिबिटरी नहीं मिलते, तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को एपिलेप्सी देखने को मिलेगी। टाइप्स ऑफ सिम्टम्स की बात करें तो वो सीजर्स पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा कॉर्टिकल का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है। अगर कॉर्टिकल पूरा अफेक्टेड है तो उस हिसाब से सिम्टम्स मिलेंगे, और अगर एक जनरलाइज फॉर्म है, मीन्स ब्रेन के जो पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लोब्स हैं, उनमें अगर लीजन्स हैं, उनमें अगर किसी भी प्रकार का कोई भी एरिया अफेक्टेड है, तो उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पेराइटल पार्ट अगर अफेक्टेड हुआ है या टेम्पोरल पार्ट हुआ है, तो उसको विजुअली और हेयरिंग डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिलता है। ये देखिए इससे आपको समझ में आएगी थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी। एक्साइटेशन में गामा वेव्स, ठीक है, इनिबिशन में थीटा वेव्स निकलती है पेशेंट के। जब ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन, जनरलाइज सीजर्स की बात चल रही है, ये यहाँ लीजन बना हुआ है, ठीक है, इससे एक्साइटेशन में गामा वेव निकलेगी और इनिबिशन में थीटा वेव निकलेगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये एपिलेप्सी के सीजर्स आते हैं, तो ये चीज़ हम किस में देखेंगे, ये हम उसमें देखते हैं, जैसे कि हम पेशेंट की ईईजी कराते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करवाते हैं, तो उसके अंदर हमें ईईजी के अंदर ऐसी वेव्स नज़र आती है, क्योंकि ईईजी में गामा थीटा वेव्स ही देखी जाती है, और वहाँ पे वो वेव्स के फॉर्म में हम ये पहचान पाते हैं कि किस प्रकार की एपिलेप्टिक इसमें मिल सकती है, जनरलाइज फॉर्म है या टॉनिक क्लॉनिक फॉर्म्स है, ऐसा। इसके बाद में क्लासिफिकेशन जो कि बता रखा है, जनरलाइज सीजर, ग्रैंड मॉल सीजर। ग्रैंड मॉल में मैं आपको टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जेंस वगैरह बता चुकी हूँ। और जनरलाइज के अंदर ओरिजिनेट विद और प्रोपेगेट थ्रू आउट बोथ द हेमिस्फेयर। जनरलाइज है तो दोनों हेमिस्फेयर काम करेंगे, और इसमें कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी पेशेंट की। टॉनिक क्लॉनिक, एटॉनिक और मायोक्लॉनिक जर्किंग मिलेंगे पेशेंट्स में। इसके अलावा वाइड स्प्रेड सेल्यूलर, बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ पेशेंट को देखने को मिलती हैं। ग्रैंड मॉल में टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स मिलेंगे, जिसके अंदर पेशेंट्स की सिक्रीशंस मुंह से बाहर आएंगे, पिपिलरी डायलेशंस मिलती हैं, डायफोरेसिस मिलेंगे, एंड हाइपरटेंशंस आर कॉमन। क्लॉनिक जर्क मिलेंगे टॉनिक फेजेस में। पोस्ट इक्टल फेज़ जो है वो एपिलेप्सी के बाद जो पेशेंट में देखने को मिलती है, जैसे कि पेशेंट हाइपोटोनिक हो जाएगा, इरिटेबिलिटी, हेडेक, ये कॉमन है पोस्ट इक्टल फेज़ में। फिर इसके बाद में पिटेट मॉल या एब्सेंट सीजर्स भी बोलते हैं। इसके अंदर ये है कि अगर 15 सेकंड से कम अगर सीजर्स पेशेंट को मिल रहे हैं, तो बस यही है कि वो पेशेंट एकदम से एनवायरनमेंट से लॉस हो जाता है, उसका मतलब एनवायरनमेंट से वो एक तरह से एकदम से फेंटनेस आती है ना, वो पेशेंट को मिलती है। इसके अंदर कोई सीजर्स नहीं मिलते, विच मे बी अकम्पनीड बाय ऑटोमेटिज्म लाइक आई फ्लटरिंग, फंबलिंग विद द फिंगर्स, लिप स्मैकिंग, कैन बी कॉज बाय अ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। दे यूजुअली बिगिन 4 to 5 years. Neurological examination and brain examining are normal, and the characteristics of EEG pattern consist of generalized 3 Hz spike and wave activity. एंड एटिपिकल एब्सेंस और मायोक्लॉनिक और एटॉनिक सीजर्स है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद पार्शियल सीजर में ओरिजिनेट विद इन, प्रोपेगेट विदाउट, थ्रू आउट वन हेमिस्फेयर। ये बात हो चुकी है कि पार्शियल है तो ऑब्वियस सी बात है हेमिस्फेयर का एक ही पार्ट यूज़ होगा, और जनरलाइज है तो पूरा हेमिस्फेयर ही उसमें इन्वॉल्व होता है। मे हैव मोटर, सेंसरी, कॉग्निटिव, इमोशनल और साइकिक ऑटोनॉमिक एबनॉर्मलिटीज़ पेशेंट में मिल सकती है, एंड यूजुअली एसोसिएट विथ लोकल स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़। पार्शियल सीजर आर कॉमन इन टेम्पोरल लोब, एंड फोकल में भी प्रोग्रेस इन जनरलाइज विथ एलओसी। ये देखिए फोकल सीजर्स, जिसको पार्शियल सीजर्स भी कहते हैं, और जनरलाइज में पूरे दोनों हेमिस्फेयर इन्वॉल्व रहता है। फिर सिम्टम्स आपको बता दिए मैंने, जैसे फ्रंटल लोब अगर इन्वॉल्व है तो स्पीच, ट्विचिंग, टर्निंग एंड पैडलिंग ये मिलेगा। टेम्पोरल लोब है तो फीलिंग लाइक डिजीनेस, पैराइटल है तो नमनेस एंड ट्रिंगलिंग मिलेगी, एंड
ऑक्सीपिटल लोब है तो विजुअल डिस्टर्बेंस एंड हेलुसिनेशन पेशेंट को देखने को मिलता है। फैक्टर दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एपिलेप्सी, इसके अंदर आएगा एनवायरमेंटल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और डेवलपमेंट। फैमिली हिस्ट्री हम पेशेंट की देखेंगे क्योंकि फैमिली हिस्ट्री से ही पता चलता है। कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीजर, पेशेंट विद 2 रिस्क फैक्टर up to 10% changes of development afebrile seizures and mortality before 1 year। देन इसके बाद ये कॉमन सिम्टम्स हैं एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा पहले इमेजिनिंग स्टडी की बात करते हैं। इसमें EEG, ब्रेन CT एंड ब्रेन MRI। ब्रेन MRI से हमें ये पता चलेगा कि देन इसके बाद मेन फर्स्ट लाइन में वेलप्रोएट, फिनोबार्बिटॉल एंड कार्बेमेज़ेपाइन, ये सब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। सो दैट थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। होप आपको ये सेशन समझ आएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट मी ऑन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच।